हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने सॉल्यूशन का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया था। क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो एग्जाम्पल है वो कर रहे थे, और आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया जाता है 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का फर्स्ट हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2, ठीक है। C2H6O2, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसका कितना मास है? 45 ग्राम मास है। वाटर का मास कितना है हमारे पास? 600 ग्राम, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना, हम ये देख लेते हैं। पहला, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बना है 45 ग्राम, ये 600 ग्राम, ये इनका जो सॉल्यूशन बना है 645 ग्राम का, वो क्या हो जाएगा? उसका हम जो सॉल्यूशन बनेगा उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। हमारे पास कुछ भी ऐसा इस फॉर्मूले में नहीं लग रहा है जो हमें गिवन हो। मोलैलिटी हमें गिवन नहीं है। तो जब मोलैलिटी गिवन नहीं है तो हम मोलैलिटी को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। मोलैलिटी को ब्रेक करके फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। तो मोलैलिटी हो जाएगी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी को हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हमें गिवन क्या है? ये 45 गिवन है, हाँ। ये 600 गिवन है, हाँ। अब हम लोगों को ये चीजें गिवन है। KF क्या होगा? KF यहाँ पे गिवन नहीं है ठीक है। तो हम लोग पहले जो हमारे पास चीजें हैं उस पे फोकस करके क्या निकालेंगे? मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर इसी में निकाल लेते हैं यहाँ, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना है? 45 ग्राम। मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल में कितने हैं? 24 कार्बन का है, 6 इसका है, 32 इसका है, ठीक है। इंटू 1000/600, ठीक है। अब ये हो जाएगा 12 62 45/62 इंटू 10/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45/62 इंटू 10/6, जो ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.2, ठीक है, मोल पर केजी। 1.2 मोल पर केजी, ठीक है। यहाँ पे हमने 1000 लिया था,
इसीलिए हमने यहाँ ग्राम लिया है। ठीक है, अगर हम केजी में निकालेंगे तो यहाँ से 600 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 केजी पर ग्राम होगा। ठीक है, 1000 ग्राम पर केजी होगा। ठीक है, तो केजी बना रहेगा। तो 1.2 मोल पर केजी हमारा मोलैलिटी आया किसका, सॉल्यूशन का, मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब KF क्या है, KF ऑफ, ये हमें गिवन रहेगा, KF इज इक्वल टू 1.86। यहाँ पे ऐसे गिवन नहीं था, लेकिन KF नोट कर लीजिए, KF है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, और हमारा मोलैलिटी कितना आया है, m की वैल्यू ये जो हम लोगों ने वहां फाइंड आउट की है वो है 1.2 मोल पर केजी। ये हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1.12672। तो ये ऑलमोस्ट केल्विन में आएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा हमारा ये चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.2 केल्विन। ये ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। अब हमें सॉल्यूशन का क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे वाटर यूज हुआ है, तो उसी के आसपास होगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273.15 केल्विन है। चेंज आया है टेम्परेचर में, कुछ मिक्स करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाता है। तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 273.15। जो चेंज आएगा टेम्परेचर का उसको हम माइनस कर देंगे 2.2, ये केल्विन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 270.9 केल्विन के आसपास। तो ये रहा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। KF गिवन नहीं था, लेकिन हमको याद होना चाहिए, KF वाटर की बात हो रही तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल। 4.5 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, किसमें, 600 ग्राम वाटर के अंदर। अब हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का हमको फॉर्मूला पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी हटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम KF लगा देते हैं। मोलैलिटी का को पूरी तरह से ब्रेक करके हम लिख लेते हैं क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये क्या है, TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ हमने KF की वैल्यू रखी, मोलैलिटी अलग से फाइंड आउट करके हमने यहाँ रखा, और हमारा ये टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर कम हुआ है। ठीक है, इतना टेम्परेचर कम हुआ है। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। TF क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और इसमें हम जो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिखेंगे, तो हमारा एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। सारे फॉर्मूले जो पहले किए हम लोगों ने, वो सारे फॉर्मूले यूज होंगे आगे के चैप्टर्स में भी। तो सो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट
एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कैसा होता है? जो आयन में ब्रेक नहीं होता। जैसे NaCl है, अगर हम उसको वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करें तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ऐसे यहाँ पे जो हम सोल्यूट ले रहे हैं वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, डिजोल्व किया जा रहा है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो हमारा बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है जो 50 ग्राम का है, हमारा सोल्यूट है 1 ग्राम का है। जो हमने बेंजीन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मिक्स किया उसने क्या कर दिया? लोअर कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। तो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF है 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, देखिए यहाँ पे गिवन है। लास्ट में हमारा जो सॉल्वेंट था वो वाटर यूज हुआ था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं गिवन था, दैट इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन का KF की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वही है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी में हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। इसको हम डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, M2 mass of solute, molar mass of solute into 1000 upon mass of solvent M1 या W1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमको मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, MM2 चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो हमने ये लिखा MM मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू KF बाय डेल्टा TF इंटू M2 इंटू 1000 अपॉन M1। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे KF की वैल्यू है 512 केल्विन kg पर मोल। यूनिट रखेंगे तभी आपके आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, क्योंकि यूनिट में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है अगर ऑप्शन गिवन है तो। तो डेल्टा TF क्या है? 0.40 केल्विन। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 1 ग्राम। 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। हमारा जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे ये होगा ग्राम पर केजी होगा, ठीक है। तो ये केजी से पर केजी कैंसिल, और ये वाले ग्राम से ये वाला कैंसिल। हमारा मोलर मास जो आएगा, मोलर मास ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल में आएगा। इसकी भी यूनिट लिखिएगा, 1000 ग्राम पर केजी, ठीक है। ये है MM2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। 4512 डिवाइडेड बाय 256 ग्राम पर मोल। 256 ग्राम पर मोल ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया है? अपने सॉल्यूशन में 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लिया है, उसको डिसॉल्व किया है 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो हमारा बेंजीन। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया 0.40 केल्विन। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट था KF वो आ गया हमारा 5.12 केल्विन kg पर मोल। फिर हमने क्या किया? मोलर मास फाइंड आउट करने की कोशिश करी सॉल्यूट की। उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, उसको हमने ब्रेक किया, ओपन करके देखा, हमें पता चला डिनोमिनेटर में मोलर मास का वैल्यू रखी जाती है। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और सारी वैल्यूज रख के हमारा आंसर आ गया।
तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पर है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो प्रोटीन है 1.26 ग्राम का है, कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.57 10⁻³ बार। ठीक है, और कब, 300 केल्विन पे। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मोलर मास निकालना है। ये एक्वस सॉल्यूशन है 200 सेंटीमीटर क्यूब का, जिसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे सॉल्यूशन का वो 2.57 10⁻³ बार है और 300 केल्विन पे ये सारा काम हो रहा है। अब हमें हमारे जो प्रोटीन है सॉल्यूशन में उसका मोलर मास निकालना है। तो एक तरह से ये फाइंड आउट करना है कौन सा प्रोटीन है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है कंसंट्रेशन, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। ठीक है, हमको पाई गिवन है, R हमें पता होना चाहिए, T हमें अगर पाई बार में है तो R भी हम बार में लिखेंगे। T क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमको क्या और फाइंड आउट करना है, हमको मेनली फाइंड आउट करना है कि मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो सी में क्या होता है, मोलर मास छुपा हुआ होता है, उस छुपे हुए मोलर मास को हम बाहर निकालेंगे। इसको लिखते हैं N2/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, जहां पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। V जो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा, और ये है मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी भी हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, तो हम इस फॉर्मूले को और एक्सटेंड करके लिखेंगे। तो पाई इज इक्वल टू लिख लेंगे हम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1RT/वॉल्यूम। ठीक है, हमें वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, हमको M2 गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट 1.26 ग्राम, हमको पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो भी गिवन है 2.57। हम इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू M2 अपॉन M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू RT/V। ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे और आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है और हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम लीटर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.200, ये लीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यू है, लिख देते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है, MM2 इज इक्वल टू, M2 की वैल्यू कितनी है 1.26 ग्राम, ऑस्मोटिक प्रेशर की 2.57 10⁻³ बार। ठीक है, R भी हम बार में रखेंगे, R की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0.083 लीटर बार पर केल्विन। ठीक है, 0.083 लीटर बार पर केल्विन, और हमारा टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास बार है, डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से, 0.200 लीटर।
पहले यूनिट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, मोलर मास आना चाहिए, और मोलर मास क्या होना चाहिए, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज छोड़ दी है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब हमने बार से बार को कैंसिल किया, केल्विन से केल्विन को कैंसिल किया, लीटर से लीटर को कैंसिल किया, हमारे पास ग्राम पर मोल बचा। अब सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे हम, और हमारे पास आंसर आएगा 61,022 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन है 61,022 ग्राम पर मोल। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें प्रोटीन मिक्स है। प्रोटीन 1.26 ग्राम मिक्स है, और जो सॉल्यूशन है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, हमको टेम्परेचर गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले को हमने ब्रेक डाउन किया। सी हमारे पास गिवन नहीं था, हमने सी को ब्रेक किया, फिर सी को फर्दर ब्रेक किया, फिर हमें जो फॉर्मूला मिला उस फॉर्मूले में हमने, तो ये सारे मॉडिफाइड फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। ठीक है, तो ये हमने मोलर मास ऑफ प्रोटीन फाइंड आउट किया, दैट इज 61,022 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट देते हैं, इसको नोट कर लेंगे। तो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है हमारे पास, डिसॉल्व किया 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में, शो कर रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीबी हमारे पास है 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है केएफ है हमारे पास 4.9 केल्विन केजी पर मोल। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो डाइमर बना रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, तो एसिड का परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। ठीक है, तो पहले तो जो जो गिवन है वो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। तो हमारे पास है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी। टी एफ गिवन है, के एफ गिवन है, मोलैलिटी नहीं गिवन है। मोलैलिटी की जगह हमारे जो फॉर्मूला है वो दूसरा गिवन है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे जहां पे हमको मोलैलिटी मिल जाए। तो यहां हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू के एफ बाय डेल्टा टी एफ इंटू मोलर मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम ml लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मोलर मास हम फाइंड आउट करेंगे किसका, अपने बेंजोइक एसिड का। तो केएफ कितना है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। डेल्टा टीएफ कितना है 1.62 केल्विन। M2 कितना है 2 ग्राम
2000 अपॉन m1 कितना है, फिर 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम। और यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्राम पर केजी। तो ये वाले ग्राम से ये वाला ग्राम कैंसिल, ये केजी से ये केजी कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। अब हमारा जो भी आएगा वो ग्राम पर मोल में आएगा। आंसर करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 25 40 40 80 4.9। तो ये ऑलमोस्ट 241.9 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड ये आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि बोला गया है कि डाइमर बना रहा है, बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहा है, तो डाइमर कैसे बनाएगा? तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH होता है। तो जो ये C6H5COOH होल ट्वाइस बना रहा है। ठीक है, जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो डाइमर बना रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब ऐसा हो रहा होगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कितने होंगे? अगर हम x डिग्री ऑफ एसोसिएशन मानते हैं, ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम x मान लेते हैं तो 1 माइनस एक्स मोल ऑफ बेंजोइक एसिड लेफ्ट अनएसोसिएटेड, मतलब कहने का मतलब x मोल्स आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, और 1 माइनस एक्स मोल्स जो हैं बेंजोइक एसिड के, जो हमारे बेंजोइक एसिड हैं वो बहुत सारे हैं, उनमें से x आपस में जुड़ गए हैं, x ने डाइमर बनाया है, लेकिन 1 माइनस एक्स मोल ने डाइमर, बेंजोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने 1 माइनस एक्स मोल ने नहीं बनाया है डाइमर। ठीक है, अब x/2 एज एसोसिएटेड मोल्स होंगे। जो एसोसिएटेड मोल्स होंगे, ये तो ये यहां से अलग है, जो एसोसिएटेड मोल होंगे, एसोसिएटेड बेंजोइक एसिड, एसोसिएटेड जिन्होंने बॉन्ड बनाया होगा, एसोसिएटेड बेंजोइक एसिड जो होंगे वो कितने होंगे, x/2। टोटल 1 है, उनमें से x ने डिग्री ऑफ एसोसिएशन बनाया है, 1 माइनस एक्स ने नहीं बनाया है, और एसोसिएटेड बेंजोइक एसिड कितने हैं, x/2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम होप सो नोट कर लिया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, बेंजोइक एसिड के, मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, वो कितने होंगे, वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बराबर होंगे। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बराबर होंगे। अब वो कितने हैं, हम इन सबको जोड़ लेते हैं। 1 माइनस एक्स क्या कर रहे हैं,
एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। फिर x/2 ऐसे हैं जो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस x/2, डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो x है, हमने मान लिया है, ठीक है। लेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड बी x, ठीक है। और 1 माइनस ऐसे हैं जो अनएसोसिएटेड है, जो लेफ्ट हुए, जो बच गए हैं। 1 माइनस एक्स जो बच गए हैं, जिन्होंने एसोसिएशन नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो x/2 है। x/2 एज एसोसिएटेड मोल्स होंगे, क्योंकि वो x मोल जब जुड़े तो बेंजोइक एसिड क्या था, C6H5COOH, ठीक है। ये डाइमर बना रहे थे, तो अगर ये X है तो C6H5COOH होल टॉइज बनाने वाले कितने होंगे, x/2 होंगे। तो यही हमारा वॉन ऑफ फैक्टर I के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो 1 माइनस एक्स प्लस x/2 इज इक्वल टू I आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस x/2, दैट इज 1 माइनस 3x/2। और इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 3x/2, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस 2x प्लस x/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस x/2। ये x है, ये x/2 है, तो इसको हम सही से लिखेंगे। अगर ये प्लस कर देते हैं, माइनस का अंदर रखते हैं, माइनस 2x प्लस x/2, तो 3/2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x/2, ठीक है। अब हमें पता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, जो हमारा नॉर्मल मोलर मास होगा वो, अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास या एक्सपेरिमेंटल, एबनॉर्मल जो चेंज देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। इसको नोट करिए। तो अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, इधर वाला ये रब करके। आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी 1 माइनस x/2, और आई होता क्या है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। क्योंकि हमारे जो भी बेंजोइक एसिड थे वो डाइमर बना रहे हैं, तो हमारा जो मोलर मास आया था एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल, वो कितना था, 241.9, ठीक है, ग्राम पर मोल। लेकिन अगर हम बेंजोइक एसिड, एक बेंजोइक एसिड का देखते हैं तो वो कितना होगा, 120। तो हमने आई की वैल्यू 1 माइनस x/2 फाइंड आउट कर ली है, कि 1 माइनस x/2 ऐसे हैं जो एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। 122.12 होता है, एबनॉर्मल मोलर मास 241.9, ठीक है। x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 122.12 अपॉन 241.9। तो x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2 की वैल्यू आ जाएगी 0.0,
1 माइनस 0.504 और इसको हम लिखेंगे 0.496 0.496 ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x/2 की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.998। अगर हम इस x का परसेंटेज निकालते हैं, x परसेंट इज इक्वल टू 0.998 बाय 100 इंटू 100, वो क्या हो जाएगा 99.8%। जो एसोसिएशन कर रहे हैं हमारे बेंजोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं एसोसिएट कर रहे हैं, वो कितने एसोसिएट कर रहे हैं, 99.8% एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। पहले हमने क्या किया, हमें पता था कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में मिक्स किया गया, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया 1.62 आया। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या केएफ की वैल्यू बेंजीन की 4.9 केल्विन केजी पर मोल थी। हमें क्या फाइंड आउट करना था, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में डाइमर बना रहा है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को हमने ओपन किया, हमने मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड निकाला, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मास था, ये था मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ये निकाला। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो अगर एक मान लिया, सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ हमारा क्या आया, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड आ गया 241.9 ग्राम पर मोल, जो एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल मोलर मास हम मान सकते हैं। अब हमने क्या किया, मान लिया कि x मोल्स जो हैं बेंजोइक एसिड के वो एसोसिएशन कर रहे हैं। अगर x मोल एसोसिएशन कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स मोल ऐसे हैं, ये क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स मोल ऐसे हैं, अगर टोटल को हमने 1 मान लिया है, उनमें से x ऐसे हैं जो बेंजोइक एसिड मिलके डाइमर बना रहे हैं। ठीक है, जब x बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहे हैं तो वो भी आधे हो जाएंगे, x/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स में हमने क्या किया, x/2 को ऐड किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, या फिर हम क्या करेंगे, 1 से x को माइनस किया, x ने अब ये वाला एक x/2 बन गया। ठीक है, अब इस वाले x/2 में, ये वाले x में ये इसका भी x/2 ऐड है, और ये अलग से x/2 जो इसका है, जिन्होंने बनाया है फॉर्म। कहने का मतलब अगर टोटल हमारे पास 1 मोल्स थे, उनमें से x लोगों ने बेंजोइक एसिड, x बेंजोइक एसिड एसोसिएशन कर रहे थे। ठीक है, अब x बेंजोइक एसिड एसोसिएशन कर रहे थे, तो हमने तो 1 से सारे बेंजोइक एसिड एसोसिएशन कर रहे हैं, तो हमने माइनस कर दिए। तो हमें क्या करना, ऐड करना, x/2 ऐड करेंगे तो हमें पता चला कि हाँ जो x मिलके x/2 बना रहे थे वो यहाँ पे हमने लिख के वो वाले केवल मॉलिक्यूल्स या वो वाले मोल्स निकाल लिए जो केवल क्या कर रहे हैं, 1 माइनस x/2 ऐसे हैं जो एसोसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इस पूरे को पहले ये क्या आ गया, वॉल्टॉफ फैक्टर आ गया हमारा, वॉल्टॉफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है उस पर रखा, फिर हमने ये वाली वैल्यू रखी, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए हमारे सॉल्यूशन में, 1 मोल थे। x ऐसे थे जो एसोसिएशन कर रहे थे, एसोसिएशन करने के बाद x/2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, x/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो पार्टिकल हैं इक्विलिब्रियम में वो फाइंड आउट किए, वो हमारे वॉल्टॉफ फैक्टर के बराबर होता है। I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जो एक्सपेरिमेंटल, नॉर्मल बेंजोइक एसिड का मोलर मास हम निकाल लेंगे 122.12, बेंजोइक एसिड का C6H5
COOH होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 6 के 7C है, 12 इंटू 7 प्लस 6H है प्लस 16 इंटू 2 2 O है, तो ये 122.12 के आसपास आ जाएगा। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, जो x है वही क्या है, जो बेंजोइक एसिड एसोसिएट कर रहे हैं उसका नंबर है, तो ऑलमोस्ट 99% हमारे बेंजोइक एसिड है वो एसोसिएट कर रहे हैं। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या था हमारे पास XC6H5COOH के मोल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब ये पता है कि डाइमर बना रहे हैं, C6H5COOH डाइमर बना रहे हैं, तो मतलब जितने भी ये होंगे वो दो दो पेयर बना रहे होंगे, ठीक है। जब दो दो लोग मिलके पेयर बना रहे होंगे तो ये जो हमारा है वो x/2 हो जाएगा, तो इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम हमेशा ऐसे मान लेते हैं कि पूरे 1 है, ठीक है। और हमने क्या किया, एक्स लोगों ने क्या बनाया, एसोसिएशन किया, एक्स बेंजोइक एसिड ने एसोसिएशन किया, लेकिन डाइमर भी तो बना रहे हैं, तो हमने जो ये x/2, क्योंकि ये जो x है x/2 और x/2 से बना है ना, तो हमने x/2 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे जो थे, तो हमने क्या किया, -x किया, तो यहाँ पे x/2 एक्स्ट्रा हट गया है। वैसे तो यहाँ पे केवल x/2 करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, पूरा -x कर दिया, तो हमें पता है x/2 ऐसे हैं जो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जितने भी नंबर ऑफ मोल्स वो थे, ये कौन थे, ये वो लोग थे जो डाइमर बना रहे थे। अब हमें पता है कि इसमें हमने वो एक्स्ट्रा -x/2 घटा दिया है, तो हमने x/2 जोड़ दिया, ठीक है। तो फिर इस तरह करके हम लोगों ने क्या निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जो आई की वैल्यू है वांट ऑफ फैक्टर होगा वो निकाल लिया, और फिर हमने फॉर्मूले पे मोलर मास रख के आई की वैल्यू दोबारा निकाली, दोनों को इक्वेट किया, हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल ली। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एसोसिएशन हो रहा था, मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन और हम इसका आंसर निकालेंगे। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है, जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है, डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो ये 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, डेल्टा TF निकाल दिया गया है। और हमको वाटर दिया गया है, तो वाटर की KF की वैल्यू नहीं दी गई है, तो वाटर की KF की वैल्यू 1.8 कितनी थी, 1.86 केल्विन kg पर मोल थी, ठीक है। हमको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, डिसोसिएशन मतलब एसिटिक एसिड हमारा ब्रेक कर रहा है, CH3COOH जो है वो CH3CO -H+ में ब्रेक कर रहा है, तो हमको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है, ठीक है। तो हमें लगता है ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, लास्ट वाला थोड़ा सा टफ लगा होगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into mass of solute, molar mass of solute into 1000 upon mass of solvent, ठीक है, mass of solvent। अब हमारे पास क्या है, 0.6 ml एसिटिक एसिड दिया है, और डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या है, 1.06 ग्राम पर ml। तो मास
डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास नहीं गिवन है तो मास हमें निकालना पड़ेगा, m2 निकालना पड़ेगा हमारे एसिटिक एसिड का। कितना होगा 1.06 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था 0.6 ml, 0.6 ml, ग्राम पर ml है, ठीक है, ग्राम पर ml। तो यहाँ पे ये ग्राम पर ml है, ml से ml कैंसिल हो गया, ml से ml कैंसिल हो गया, ग्राम बचा, ठीक है। ये हमने m2 तो निकाल लिया। अब हमारे पास m1 कितना है, 1000 लीटर है, सॉरी 1 लीटर है तो 1000 ml कर देंगे। तो kf कितना है, kf है 1.86, tf कितना है 0.025205 केल्विन लिख सकते हैं। कोई इसमें जब चेंज केल्विन और डिग्री सेल्सियस में होगा तो उनका चेंज सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहता है। 1.06 इंटू 0.6। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। थाउजेंड बाय थाउजेंड, अरे इसमें तो हमने सब रख दिया। एक मिनट, केएफ गिवन है, टीएफ गिवन है, मास ऑफ strength, the depression in freezing point observed for this strength was ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें डिसोसिएशन देखना है ना। तो अभी हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी, और जो हमें गिवन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये गिवन है, ये ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड है, ध्यान रखना क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व रखना, और ये हमारी एक्सपेरिमेंटल है। तो ये पूरा कट कट के कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.0197 केल्विन, 0.0197 केल्विन आ जाएगी, ठीक है। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, वहां क्या था नॉर्मल बाय एबनॉर्मल, यहाँ पे भी ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो ऑब्जर्व्ड है हमारा वो कितना है 0.0205, और ये कितना है 0.0197। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर आया 1.041, ठीक है, ये आया इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया आई हमारा। अब हम देखेंगे जो डिसोसिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर में एक फॉर्मूला तो ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और एक होगा हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो मोल्स वहां पे डिसोसिएशन कर रहे होंगे वो, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये रब करते हैं, होप सो नोट कर लिया होगा, फिर से समझा देंगे एक बार।
डेल्टा TF हम कैलकुलेट करेंगे और ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, हमको पता है हमारे पास CH3COOH है जो डिसोसिएट हो रहा है CH3COO माइनस और प्लस H+, ठीक है। अगर इसके N मोल्स है तो इसके भी N मोल होंगे, इसके भी N मोल, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके यहाँ पे N मोल है इनिशियली तो इसके 0 मोल होंगे। यहाँ से N मोल्स में से कुछ मोल ऐसे हैं जो हट गए, तो ये NX मोल बन गए, ये NX मोल बन गए और यहाँ पे 1 - X मोल इससे गायब हो, ठीक है। अगर इसका 1 मोल है तो इसके X बने हैं और यहाँ पे क्या आ गया 1 - X आ गया, ठीक है। या अगर यहाँ पे इसके N मोल होंगे तो N × 1 - X, इसके NX मोल, इसके NX मोल, ठीक है। टोटल मोल्स जो होंगे वो कितने होंगे हम कैलकुलेट कर लेते, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स इज इक्वल टू N 1 - X प्लस X प्लस S, मतलब हमने सबको N 1 - X प्लस NX प्लस NX इतने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हमारे सॉल्यूशन जैसे हमने जब डाइमर बनाया था हमारे सॉल्यूशन के अंदर X मोल थे, जो डाइमर बन रहे थे X/2 मोल्स हो गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, देखो। हाँ, तो अगर हमने N कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 1 - X प्लस X प्लस X, तो कितना हो गया XN 1 + X, ये हो गए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा जो जितने ऑब्जर्व्ड है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया N 1 + X, N होने चाहिए, ठीक है, लेकिन हो इतने गए हैं, ठीक है। जब डिसोसिएशन हुआ तो वो इतने गए हैं और ये सब I किसके बराबर है, हम लोग पहले निकाल रहे हैं 1 पॉइंट कितना था वैल्यू आई थी 1.041, ठीक है, 1.041 हम निकाल चुके। अब यहाँ से NN कैंसिल कर देंगे तो 1 + X इज इक्वल टू 1.041, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.041, तो ये X मोल जो है इतने X 0.041 मोल जो है ये डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो X है वो क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। परसेंटेज पूछा नहीं है तो हम परसेंटेज निकालेंगे नहीं, 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप और करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। X की वैल्यू आ गई, X क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। हमें क्या निकालना है, वॉन ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, एसिड का। तो हमने I तो निकाल लिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है हमको। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बड़ा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, के भी लिख सकते हैं के डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा CH3COOH ब्रेक डाउन हो रहा था इक्विलिब्रियम में, CH3COO माइनस और H+ में,
तो ये हमने माना था कि ये n माइनस 1 माइनस एक्स डिसोसिएट हो रहा है, इसका nx बन रहा है, ये भी nx बन रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू या डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो CH3COH n माइनस 1 माइनस एक्स, ये हमने x की वैल्यू 0.41 आ गई, 0.041 आ गई, ठीक है। तो जो CH3COH है वो n 1 माइनस एक्स आया, तो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी 0.0106, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने थे लेकिन मैंने निकाला नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू पहले निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास करके, ठीक है। तो मास कितना है, 0. मास हमको गिवन नहीं है, मास हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था, हमारा मास आया था, हाँ, तो डेंसिटी गिवन था, डेंसिटी को हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा मास आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हमारा मास आ गया, और उसको हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आएगा होगा वो आएगा 0.0106, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे 0.0106 रखी, वो हमने फॉर्मूला में डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू पता है, x की वैल्यू में इसके पहले वाले स्लाइड में फाइंड आउट की थी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो k इज इक्वल टू 0.0106 इंटू, इसको माइनस करेंगे 9 5 0.0959, नहीं, ये तो नीचे आएगी ना वैल्यू, ये तो इसमें 0.041 इंटू 0. ऊपर तो कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड कंपोनेंट की लिखी है अपॉन 0.0106 इंटू, अब आएगी 0.9 में से 5, ये इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.86 10 टू द पावर -5। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, हमको वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, डेंसिटी दी है, तो इससे हम मास निकालें, मास निकालने के बाद एसिटिक एसिड का हम नंबर ऑफ मोल्स भी साथ में निकाल लेंगे, ठीक है। हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है जो हमारा सॉल्वेंट है, ये कैलकुलेटेड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, हमें अपना एक कैलकुलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, और ये ऑब्जर्व्ड है, इसको हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वॉन हॉफ फैक्टर निकाला। वॉन हॉफ फैक्टर क्या था, I इज इक्वल टू जितने टोटल थे n+1 अपॉन n, और उसमें 1 प्लस एक्स की वैल्यू रख दी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1+041, ठीक है। अब हमने वॉन हॉफ फैक्टर निकाल लिया है, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, x की वैल्यू 0.041 आई थी, वॉन हॉफ फैक्टर की 1.041 आई थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे, हमारा CH3COH CH3CO H प्लस में ब्रेक हो गया है। यहाँ पहले कितने थे, n मोल्स थे, इसके 0 थे, इसके 0 थे, यहाँ इसके nx बन गए, इसके nx बन गए, तो यहाँ से n से 1 माइनस x हमने हटा दिए, ठीक है।
n मोल्स थे उसमें इससे nx मोल हटा दिए, तो इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। अब हमने सारी वैल्यूज रख दी, नंबर ऑफ मोल्स CH3COOH नंबर ऑफ मोल्स जो थे उसको 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू आई थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे CH3CO माइनस की H प्लस की सारी वैल्यूज के पे रखी, के फॉर्मूले पे रखी, और हमारा आंसर आया डिसोसिएशन कांस्टेंट का 1.86 × 10⁻⁵। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो फिर हम इसको 5-10 मिनट की जो भी क्लास होगी उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि क्लासेस कैसे लग रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।